छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करने के 6 दिन बाद आसनसोल लौटने पर जितेंद्र तिवारी का अभूतपूर्व स्वागत। अंडाल मोड़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने जितेंद्र तिवारी का बैंड बाजों और फूलमालाओं से किया स्वागत। जितेंद्र तिवारी हुए अभिभूत। अंडाल के बाद रानीगंज के पंजाबी मोड़ में भी हुआ जोरदार स्वागत। जितेंद्र तिवारी ने समर्थकों संग लगाया जय श्री राम का नारा। जय श्री राम। आसनसोल के महावीर स्थान मंदिर में जाकर पत्नी चैताली तिवारी संग जितेंद्र ने की पूजा अर्चना। मीडिया से बात करते हुए आसनसोल के पूर्व मेयर ने कहा, बीजेपी में जाना एक तालाब से समुद्र में जाने के बराबर। आसनसोल के पूर्व मेयर और पांडेश्वर के विधायक जितेंद्र तिवारी बीजेपी का दामन थामने के बाद जब आसनसोल में आएंगे तो यहां उन्हें कैसी प्रतिक्रिया मिलेगी, इस पर सबकी नजरें टिकी थी और ये नजारा सब कुछ बयां कर देता है। क्या आपने कभी आसनसोल में यहाँ के किसी स्थानीय नेता का ऐसा स्वागत हुए देखा है? संभवतः हाल के वर्षों में नहीं, लेकिन ये हकीकत है। तृणमूल कांग्रेस में रहते हुए जितेंद्र तिवारी का ऐसा स्वागत कभी नहीं किया गया होगा, जैसा कि बीजेपी का दामन थामने के बाद दिखाई दिया है। जैसे ही तिवारी अपने काफिले के साथ आसनसोल के गोथली मोड़ के निकट अपने अपार्टमेंट के करीब पहुंचे तो पूरा इलाका नारों से गूंज उठा। आसनसोल पहुंचने पर जितेंद्र तिवारी अपनी पत्नी चैताली तिवारी के संग सबसे पहले अपने अपार्टमेंट गए। यहां बीजेपी के पूर्व पार्षद भृगु ठाकुर और आशा शर्मा ने उनका स्वागत किया। भैया थोड़ा पीछे, भैया थोड़ा सा अरे भैया मोबाइल अपने आवास पर कुछ देर रुकने के बाद तिवारी पत्नी संग आसनसोल बाजार के निकट स्थित महावीर स्थान गए। यहाँ भी उनके साथ बीजेपी के पूर्व पार्षद भृगु ठाकुर और आशा शर्मा के साथ ही अभिजीत आचार्य थे। तिवारी ने मंदिर में पूजा अर्चना की। जितेंद्र तिवारी जब तक मंदिर में रहे, बाहर उनके समर्थकों का जमावड़ा लगा रहा। ये लोग बीच बीच में जय श्री राम का नारा लगा रहे थे। कईयों के हाथों में बीजेपी के झंडे और बैनर थे। भीड़ की वजह से जीटी रोड पर कुछ देर के लिए जाम भी लगा, लेकिन जितेंद्र तिवारी को लेकर उनके समर्थकों में असल जोश तो अंडाल मोड़ पर दिखाई दिया। ये दृश्य देखकर आप समझ गए होंगे कि भले जितेंद्र तिवारी ने तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भगवा पार्टी का झंडा थाम लिया है, लेकिन जमीन पर उनकी पैठ बरकरार है। दरअसल जितेंद्र तिवारी 2 मार्च से कोलकाता में थे। 2 मार्च को ही उन्होंने हुगली जिले के वैद्यवाटी में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष और राजीव बनर्जी की सभा में दल बदल कर भगवा खेमे में शामिल हुए। 7 मार्च यानी रविवार को कोलकाता के ब्रिगेड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के बाद वे सोमवार को आसनसोल लौटे।
उनके साथ उनकी पत्नी चैताली भी थी। जब उनकी गाड़ी अंडाल मोड़ पर पहुंची तो यहां उनके स्वागत के लिए सैकड़ों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भीड़ उमड़ी थी। बैंड बाजों की व्यवस्था थी। उनकी गाड़ी को बीजेपी समर्थक एक बाइक रैली के जरिए स्कॉट कर आगे ले आए। कुछ बीजेपी समर्थकों ने जितेंद्र और उनकी पत्नी को मिठाइयां खिलाई तो कुछ ने उन पर फूलों की पंखुड़ियां बरसाई और उन्हें गुलाब फूलों की बड़ी माला पहनाई गई। अपने समर्थकों और बीजेपी कार्यकर्ताओं से मिले प्यार और आवभगत से जितेंद्र तिवारी अभिभूत दिखाई दिए और फिर जब मीडिया के सवालों की बारी आई तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आप स्वयं देख लीजिए। দেখুন মনে হচ্ছে একটা পুকুরে ছিলাম, মহাসমুদ্রে মিলে গেলাম। পুকুর থেকে মহাসমুদ্রে গেলে যে ফিলিং হয় সে ফিলিং হচ্ছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় যেটা আজকে ভাইরাল হয়েছে, আপনি কি উত্তরে মলয় ঘটকের প্রতিদ্বন্দ্বী? দেখুন, একটা দলে যোগদান করার পর দল কি ভূমিকা দেবে সেটা দল ঠিক করে। ওরা প্রার্থী করবে না আমাকে দিয়ে দেয়াল লেখন করাবে না ঝান্ডা বাঁধতে বলবে, সেটা ওদের ব্যাপার। ওরা যেটা বলবে সেটাই করব। আমার প্রার্থী নিয়ে কোনো চয়েস নেই। আপনি আসানসোলে এসেছেন, প্রথম আপনার এখন কি কাজ শুরু হবে? না, এখন প্রথম কাজ হলো যে আগে থেকে যারা বিজেপি করছেন, যারা এতদিন বিজেপিটাকে মজবুত করেছেন, তাদের কাছে যাওয়া, তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা, তাদেরকে বলা যে ভাই আমি আপনাদের সঙ্গে কাজ করতে চাই, এটা আমার প্রথম কাজ। আসানসোলে যেদিকে তাকানো যায় যা উন্নয়ন হয়েছে সবই আপনার হাত দিয়ে হয়েছে, আপনার ইস্যু কি হবে? না দেখুন, আমি আসানসোলের আমার তো একটাই দোষ যে আমি আসানসোল নিয়ে স্বপ্ন দেখেছিলাম এবং বলেছিলাম যে যখন হাইয়েস্ট রেভিনিউ কালেক্টিং সিটি আসানসোল, ক্যালকাটার পরে সবচেয়ে বেশি রেভিনিউ আসানসোল থেকে যাচ্ছে, তো আসানসোলের মানুষের স্বপ্ন পূরণ করতে হবে, তার জন্য আমাদেরকে অর্থ বরাদ্দ করা হোক এবং আসানসোলকে কাজ করতে, মেয়র হিসেবে কাজ করতে করতে আসানসোলের মানুষের স্বপ্ন আমার নিজের স্বপ্ন হয়ে গেছিলো। এটাই আমার অপরাধ হয়েছিল। তো আগামী দিনে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, মোদিজি বাংলা নিয়ে যে একটা ভিশন দিয়েছেন, যেভাবে বলেছেন বাংলাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার যে স্বপ্ন উনি দেখিয়েছেন, আমার মনে হয় মোদিজির হাতে যদি আমরা বাংলার যে শাসন ক্ষমতা সেটা তুলে দিতে পারি, তাহলে আসানসোলের মানুষের অনেক স্বপ্ন পূরণ হবে, যে স্বপ্ন আমরা এতদিন পূরণ করতে পারিনি। সিটে আমাদের তৃণমূলের সঙ্গে লড়াই আছে এবং 4টা সিটে, যেমন যার মধ্যে আসানসোল নর্থ, জামুরিয়া, আপনি বলতে পারেন পাণ্ডবেশ্বর আর দুর্গাপুর পূর্ব, এই 4টা সিটে আমাদের কিন্তু সিপিএম বা তাদের যে জোট আছে তাদের সঙ্গে লড়াই আছে। তৃণমূল এখানে 3rd পজিশন হবে, বাকি 5টা সিটে খালি তৃণমূল লড়াই দিতে পারছে, ওই জায়গাতে ওরা সেকেন্ড হবে। তো এখন তো মানে এই প্রথম ক্যান্ডিডেট ঘোষণা হলো আর 9টার মধ্যে 4 জায়গায় তৃণমূল কংগ্রেস 3rd পজিশনে চলে গেছে, মানে সেকেন্ড পজিশনে নেই। তো তারা কি লড়াই দিতে পারবো আপনারা বুঝতে পারছেন। আসানসোল আপনাকে ভালো রাখো। দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক সঙ্গীরা এবার আপনার বিরোধী শিবিরে, সেইভাবে লড়াই করতে গিয়ে না, আমরা চাইবো যে লড়াইটা যেন রাজনৈতিক লড়াই হয়, ব্যক্তিগত পর্যায়ে লড়াই যেন না যায়, ব্যক্তিগত সম্পর্ক সবার সঙ্গে যেন ভালো থাকে, এই আশা আমি রাখবো। তারা কি বলছেন, এই 9টা থেকে 9টা কি আপনারা জয় হবেন? বলছি তো 9টার মধ্যে 5টা তো তৃণমূল লড়ছে, 4টা তো আগেই ওরা হেরে নিয়েছে। 4 জায়গায় ক্যান্ডিডেট এমন তাপস দাদার মতন ভালো লোক, মনে করুন আসানসোল দক্ষিণে 10 বারের এমএলএ, তাকে রানীগঞ্জে পাঠিয়ে দিল। আমাকে 4 দিন আগে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল কলকাতা থেকে যে এই জেলার মধ্যে সবচেয়ে খারাপ অবস্থা তৃণমূল কংগ্রেসের কোথায়, আমি বলেছিলাম রানীগঞ্জ। দেখলাম তাপস দাকে রানীগঞ্জ ক্যান্ডিডেট করে দিল। তাহলে ওরাই না নিজের লোকদেরকে হারাতে চাইছে, তো আমি কি করবো? যদি তৃণমূল নিজের লোক নেতাদেরকে হারাতে চায়, 10 বছর এমএলএ, ডিডিএ চেয়ারম্যান, আগে কংগ্রেস এমএলএ ছিল, সেরকম লোককে ওরাই এমন সিট দিচ্ছে যেখানে হেরে যাবে, তো আমি কি করবো? আপনার মতে তৃণমূল তাপসদার সাথে দ্বিচারিত করেছে? আমি এসব কিছু বলবো না, কিন্তু আমাকে তৃণমূল কংগ্রেস জিজ্ঞেস করেছিল দিন 7 আগে যে এই জেলার মধ্যে সবচেয়ে টাফ সিট কোনটা, তৃণমূলের অবস্থা সবচেয়ে খারাপ কোথায়, আমি বলেছিলাম রানীগঞ্জ। ওই সিটটা তাপসদাকে দিল, এর কি মানে হয় আমি জানি না। দাদা, যদি আপনাকে পার্টি বলে যে কোন জায়গায় দাঁড়াবেন, চুজ করবেন, আমাকে পার্টি তো কি বলবে সেটা আগে বলুক, তারপর আপনাকে জিজ্ঞেস করবো, তারপর থেকে জানাবো। আর যদি দাদা রানীগঞ্জে লড়াই হয়?
আমি কেন বলবো? আমি তো আগে আমি লড়বো কিনা সেটাই তো জানি না। আমি তো আগে বিজেপি ঠিক করবে, তো চাইছে যে না অন্য কাজ করি, সেটা আগে ঠিক করুক ওরা। আমি আগে থেকে কেন বলবো আমি প্রার্থী হবো? প্রথমবার বিজেপি ব্রিগেড, অভিজ্ঞতা কেমন? দেখুন, বডি ল্যাঙ্গুয়েজ, আমি এর আগে অনেকবার আমরা ব্রিগেডে গেছি, কিন্তু মানুষের বডি ল্যাঙ্গুয়েজ যেটা ছিল, যে উৎসাহ ছিল, রোদ আছে, কিন্তু মোদিদি হয়তো চাইছেন যে রোদ দেখে আমি ভাষণ শেষ করব, কিন্তু মানুষ উচ্ছ্বাস, মানে বারবার মানুষ বাধ্য করছে আরও কিছু বলুন, আরও কিছু বলুন, এই উচ্ছ্বাস আগে আমি দেখিনি। এবং পরিবর্তনের উচ্ছ্বাস, এই উচ্ছ্বাস কিন্তু পরিবর্তনের উচ্ছ্বাস। अंडाल मोड़ से जितेंद्र तिवारी आगे रानीगंज की तरफ बढ़े तो यहाँ पंजाबी मोड़ में भी उनके स्वागत की जोरदार तैयारी थी। यहाँ तो जितेंद्र तिवारी का स्वागत और भी देखने लायक था। उनके काफिले को रोका गया और फिर नारेबाजी के बीच उन्हें फूल मालाओं से लाद दिया गया। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारत माता बीजेपी कार्यकर्ताओं के जोश और अपने स्वागत से अभिभूत जितेंद्र तिवारी ने यहाँ कैसे जय श्री राम का नारा लगाया, आइए हम आपको वो भी दिखाते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. जमीन पर पड़ा 27 साल का आंतरिक मंडल एक अनहोनी दुर्घटना का शिकार हो गया। वह बाराबनी थाना इलाके के जामग्राम पंचायत के कराबड़ गांव का रहने वाला था। उसकी लाश ईसीएल के सलानपुर एरिया के नूतन बेगुनिया कोलरी में पाई गई। सोमवार की सुबह करीब 7 बजे आंतरिक मंडल के मारे जाने की खबर मिली तो परिजन मौके पर पहुंचे। उसकी लाश जमीन पर पड़ी थी। उसकी मौत कैसे हुई इसकी साफ जानकारी नहीं मिली है, लेकिन कोलियरी सूत्रों ने कहा है कि मृतक रात के अंधेरे में ईसीएल की कोलेरी में अवैध रूप से कोयला उठाने आया था और किसी कारणवश किसी डंपर की चपेट में आ गया होगा। मृत आंतरिक मंडल के परिजनों और ग्रामवासियों ने 4 घंटे तक उसकी लाश उठाने नहीं दी। उनकी मांग थी कि परिवार को ईसीएल 50,000 रुपए की मुआवजा दे। कोलेरी प्रबंधन द्वारा इसकी हामी भरने के बाद ही लाश को उठाने दी गई। हालांकि इधर बाराबनी के बीजेपी नेताओं का आरोप है कि कॉन्ट्रैक्टर की लापरवाही की वजह से यह मौत हुई है। সম্পূর্ণভাবে অবৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রাইভেট কন্ট্রাক্টর দিয়ে এই খনি চালানোর ফলে প্রতিনিয়ত দুর্ঘটনা, প্রতিনিয়ত লাশ গায়েব। আমরা এর তীব্র ধিক্কার জানাই। গোরান্ডি বেগুনিয়া কোলিয়ারি জেপি সিংয়ের এই ধরনের কৃতকর্মের জন্য ঘৃণা প্রকাশ করি। সঙ্গে ইসিএলের উচ্চ নেতৃত্ব এবং বারাবনী থানা, আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারকে অনুরোধ করি এদের বিরুদ্ধে তদন্তমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক এবং জেপি সিং এর বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হোক। किसी भी घर की शान होती है उस घर में रखे फर्नीचर्स, और आपके सपनों के महल को आकर्षक फर्नीचर्स के साथ सजाना हो तो आप सीधे चले आए मॉडर्न फर्नीचर गोधली। जी हाँ, गोधली समीरन राय रोड स्थित मॉडर्न फर्नीचर आपको आकर्षक फर्नीचर के रेंज वाजिब दरों पर उपलब्ध कराते हैं। हमारे यहाँ ब्रांडेड, नॉन ब्रांडेड फर्नीचर, सागवान वुडन आइटम जैसे बेड, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सेंटर टेबल, वार्डरोब के अलावा स्टील अलमीरा, प्लास्टिक चेयर, सोफा के फुल रेंज सहित कई तरह के फर्नीचर बाजार से कम दरों पर इजी फाइनेंस के साथ पाए जाते हैं। तो घर को आकर्षक बनाना हो या शादी के लिए फर्नीचर लेना हो, सीधे चले आए मॉडर्न फर्नीचर, गोधली समीरन राय रोड, गुरुद्वारा के करीब, आसनसोल। विशेष जानकारी के लिए कॉल करें 8927603597। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो
औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल। जय श्री टेलीकॉम, एक मल्टी ब्रांड मोबाइल शोरूम। अगर आपको लेटेस्ट ब्रांड का मोबाइल चाहिए तो तुरंत आइए बरनपुर के स्टेशन रोड स्थित जय श्री टेलीकॉम। यहाँ ऑनलाइन प्राइस पर हर ब्रांड का मोबाइल उपलब्ध है। सभी कंपनियों से इजी फाइनेंस की सुविधा। तो देर न कीजिए, तुरंत आइए बरनपुर के स्टेशन रोड स्थित जय श्री टेलीकॉम, अ हाउस फॉर मल्टी ब्रांड मोबाइल फोन, स्टेशन रोड बरनपुर। आसनसोल स्टेशन के कंट्रोल रूम से लेकर प्लेटफॉर्म तक सोमवार को केवल रेलवे महिला कर्मचारियों का कब्जा रहा। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर पूर्व रेलवे के आसनसोल डिवीजन के प्रत्येक यूनिट में महिलाओं को खास जिम्मेदारी दी गई। आसनसोल स्टेशन से जुड़ा हर काम तो महिलाओं ने ही संभाला। स्टेशन के प्लेटफॉर्म के प्रवेश द्वार पर महिला कर्मचारियों को ही टिकट चेक करते हुए देखा गया। वहीं आसनसोल स्टेशन का सबसे महत्वपूर्ण विभाग RRI, जहां से ट्रेनों के मूवमेंट पर नजर रखा जाता है, वहां सारी कर्मचारी महिलाएं थी। उन पर ही ट्रेनों के आवागमन पर नजर रखने का जिम्मा रहा। उसी तरह से आसनसोल स्टेशन का एक और महत्वपूर्ण विभाग डिप्टी SS में भी महिला कर्मचारियों ने ही कमान संभाला। यहाँ से गाड़ियों के संचालन के साथ यार्ड से जुड़ी गतिविधियों के काम को अंजाम दिया जाता है। रेलवे की महिला कर्मचारियों ने बड़ी शिद्दत के साथ अपने काम को अंजाम दिया। वहीं स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर RPF की महिला कर्मचारियों ने रूट मार्च भी किया, जो स्टेशन में मौजूद यात्रियों के खासा आकर्षण का केंद्र रहा। 7 नंबर प्लेटफॉर्म पर भी महिला कर्मचारी अपने काम को बखूबी करती दिखाई दी। यहाँ स्टेशन मास्टर का जिम्मा भी महिला कर्मचारी ने ही संभाला। इसके अलावा कुछ एक ट्रेनों का परिचालन भी महिला चालक व गार्ड ही रही। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.